तभी मन्नत ने अपना हाथ दिखाकर कहा, आपको अब मुझे अपनी बेटी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी वाकई में बेटी नहीं हूँ। शायद मेरी वजह से ही मिसेस सूर्यवंशम की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए मैं अब कभी भी उनसे नहीं मिलूंगी। अगर वो मुझे देखेंगी तो शायद मुझसे नफरत करने लगेंगी। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी नज़रों में बहुत प्यार दिया था। अगर आज उनकी आंखों में नफरत देख ली तो शायद मैं टूट जाऊंगी। इसलिए उनके होश में आने से पहले ही मैं यहाँ से जा रही हूँ। शायद हमारा यहीं तक का साथ था। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं सूर्यवंशम खानदान की बेटी नहीं हूँ। अब कोई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं देगा। अब मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़की हूँ और बस उसी तरह जाऊंगी। गुड बाय। ये कहते हुए वह प्रिंस की ओर से गुजर गई और जैसे ही उसके पास से गुजरी वह रुककर बोली, प्रिंस, ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो इस जन्म में तो मेरी आपसे फिर से कभी मुलाकात ना कराए। ये सुनते ही प्रिंस ने अपने हाथों को कस लिया और मन्नत वहां से बाहर निकल गई। इधर राम उसे जाते हुए देख एकदम धम सा सोफे पर बैठ गया। अमन ने फौरन उसे संभालते हुए कहा, बॉस, मन्नत जा रही है, हमें उसे रोकना चाहिए। अगर वो गई तो सही नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। राम ने हकलाते हुए कहा, मैं क्या करूं? अमन, वो तो हम सब से रिश्ता तोड़कर जा रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ना वो हमारी बात सुनेगी, ना किसी की समझने में कुछ आएगा। सब कुछ बिखर गया है राम, सब कुछ। ये कहकर राम जमीन पर बैठ गया और टूटने की कगार पर आ गया। तभी अमन गंभीर स्वर में बोला, मैं अभी जा रहा हूँ मन्नत के पास। उसे समझाऊंगा और बताऊंगा कि हम उसे प्यार करते हैं। हाँ, हमने उससे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन अब और नहीं। उसे सब कुछ सच बताऊंगा और वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर अमन निकलने ही वाला था कि प्रिंस उस गुस्से से बोला, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अब अकेली रहना चाहती है। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा वो खुद लौट आएगी, क्योंकि अभी तक हम सबने उससे झूठ बोला है। राम ने गुस्से से कहा, प्रिंस, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम देख रहे हो कि सिया की हालत कैसी हुई है और अब राम भी परेशान है, तो तुम मन्नत के पीछे जाने से क्यों रोक रहे हो? प्रिंस बोला, अगर आप वहां गए तो हमेशा के लिए उसे खो देंगे। अमन के कदम रुक गए। तभी हैरानी से अमन बोला, प्रिंस, क्या आप ऐसे सोचते हैं कि मन्नत इस खानदान की नहीं है, इसलिए उससे नफरत कर रहे हो? अब तो छोड़ दीजिए उसे, अपनी जिंदगी जीने दीजिए। प्रिंस बोला, 19 साल से मैं झेल रहा हूँ, आज उसे सच्चाई पता चली तो अब आप सबको इतनी परेशानी हो रही है। आप सबने मुझसे भी सब छुपाया, अब तो वो खुश रह सकती है। इतना इतना सुनते ही राम चीख उठा, प्रिंस, चुप रहो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे बन जाओगे तो मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं बुलाता। प्रिंस गुस्से में बोला, डैड, आपको अभी भी ये गलतफहमी है कि मैं आपके बुलाने पर यहाँ आया हूँ? नहीं, आपने तो कभी मुझे बुलाया ही नहीं, मैं खुद से आया हूँ। अगर आपके बस की बात होती तो आप मुझे कब का भूल चुके होते। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं यहीं रहूँगा हमेशा के लिए। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। उसकी बातों से राम भीतर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे इस बिगड़े हालात को संभाले। पास ही खड़े अमन ने धीरे से कहा, सर, मन्नत जा चुकी है और प्रिंस सर ऐसी बातें कर रहे हैं। लगता है हम सब पूरी तरह से उलझ चुके हैं। राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी मन्नत के पास जाने का सही समय नहीं आया है। यह सुनकर अमन का चेहरा तमतमा गया। वह कड़वे स्वर में बोला, अब आप भी अपने बेटी की तरह सोचने लगे? राम, और भी वैसे भी वो मेरी बेटी है, तो आपको उसकी फिक्र क्यों होगी? राम गुस्से से बोला, बस करो अमन, बकवास मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मन्नत बहुत नाराज है और हम दूरी चाहती है। वो अकेली रहकर सोच विचार करना चाहती है। जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह वापस आ जाएगी। राम के शांत जवाब पर भी
अमन का गुस्सा थम नहीं रहा था। वह तमतमाते हुए बोला, आपको पता भी है कि वह इस वक्त कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, कहाँ ठहरेगी? इन अनजाने दिनों में तभी राम ने शांत लहजे में कहा, नैना के अलावा मन्नत का कोई और दोस्त नहीं है। इससे पहले भी जब वह नाराज हुई थी तो 2-3 दिनों के लिए नैना के घर चली गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी वह वहीं जाएगी, इसलिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर डॉक्टर से पूछो कि सिया को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है। राम की बात सुनकर अमन ने गुस्से को मुश्किल से काबू किया और खुद को संभालते हुए वहां से बाहर निकल गया। अमन के जाने के बाद राम खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, मुझे पता है बेटा तुम नैना के पास ही जाओगी, लेकिन शायद अभी के लिए हमसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तुम अकेली रहोगी तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि भले ही हम तुम्हारे असली माँ बाप ना हो, लेकिन जो प्यार हमने दिया है वह बिल्कुल सच्चा था, बिल्कुल असल। यह कहते हुए राम भी अपनी जगह से उठे और सिया के वट की तरफ बढ़ गए। इधर दूसरी ओर इस समय मन्नत खामोश सड़क पर चली जा रही थी। न आंखों में कोई आंसू, न चेहरे पर कोई भाव। वह जैसे अंदर से बिल्कुल सूनी और खाली हो चुकी थी। धीरे धीरे सड़क पर बढ़ते उसके कदम कदम अचानक एक गाड़ी के ब्रेक से रुके। गाड़ी से आदि निकला और उसे तुरंत थामते हुए बोला, मन्नत तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन मन्नत ने झटकते हुए हाथ पीछे कर लिया। आदि घबरा गया। क्या हुआ मन्नत? क्या तुम फिर मुझसे नाराज हो गई हो? देखो, अगर तुम मुझसे इस बात से नाराज हो कि मैंने अभी तक सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। अब चलो घर चलते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, जैसे अब तक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, इस बार भी इस बार भी रहूंगा। मगर मन्नत चीख पड़ी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, ना तुम ना कोई और। अब मैं अकेली रहूंगी, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। दूर हो जाओ मुझसे, और अगर दोबारा मेरे पीछे आए तो मैं जिंदगी भर के लिए सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। आदि एकदम सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, ये क्या कह रही हो मन्नत? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है। मन्नत ने गहरी और दर्द भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। मुझे पता है मेरा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम मैं खुद की तो हूँ, अपनी हूँ ना। और जब तक मैं अपने लिए हूँ तब तक मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहले मुझे सूर्यवंशम परिवार का नाम मिला था, पर अब मैं सिर्फ एक आम लड़की हूँ और मैं उसी तरह जीऊँगी। आदि गुस्से में बोला, बच्चों जैसी जिद मत करो मन्नत। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम समझ रही हो। जब सिर पर छत नहीं होती और खाने को 2 रोटी भी नसीब नहीं होती, तब समझ में आता है कि असली जिंदगी क्या होती है। आदि ने मन्नत से टकरार करते हुए कहा, मगर मन्नत भी अब टूटी नहीं थी। उसने भी सख्ती से कहा, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन अब वाकई में मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। हाथ छोड़कर कहते हुए, अगर आप मुझसे वाकई कुछ चाहते हो तो मेरा पीछा करना बंद कीजिए। इतना कहकर मन्नत तेज कदमों से वहां से चली गई। आदि बस उसे जाते हुए देखता रहा, किंतु कोई था जो इन सब बातों को गहराई से सुन रहा था, देख रहा था। उस शख्स ने तुरंत किसी को कॉल किया। जैसे ही उधर कॉल रिसीव हुआ, उसने कहा आदि उसे रोकना चाहता था, उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मन्नत ने मना कर दिया।
अब वह यहाँ से जा चुकी है। उधर से एक सख्त और भारी आवाज आई, नजरें बराबर रखो उस पर। एक भी पल के लिए वो मेरी नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। जी ऐसा ही होगा। यह कहकर कॉल कट हुआ और वह शख्स भी मन्नत के पीछे चल पड़ा। इधर हॉस्पिटल में लगभग आधे घंटे बाद सिया की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने चारों तरफ देखा और हलचल महसूस की। तभी उसका हाथ थामते हुए राम बोले, सिया कैसी हो तुम? कैसी है तुम्हारी तबीयत? सिया ने धुंधली आंखों से राम को देखा और पहला शब्द उसके मुंह से निकला, मन्नत। राम ठिठक गए। उन्होंने समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो धीरे से बोले, फिलहाल यहाँ नहीं है। सिया ने आंखों में आंसू आ गए। उसने राम का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसे समझाओ कि वह यह सब भूल जाए और हमारे साथ वापस घर लौट आए। मैं उसे पहले से भी ज्यादा प्यार दूंगी। राम की आंखें भी भीग गई। वो बोले, अभी वो ये सब नहीं समझेगी। वो बहुत नाराज है। उसे लगता है कि हमने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो हमसे दूर चली गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उसे वापस ले आऊंगा। लेकिन अभी उसे थोड़ा अकेला रहकर खुद सोचने देना होगा। सिया चुप रही, कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, राम, क्या सच में आपने मुझसे सब कुछ छिपाया था? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? राम ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, हाँ, सच यही है। 19 साल पहले जब तुम माँ बनने वाली थी तो डिलीवरी के समय हमारी बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ और तनाव हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसी दिन अमन की पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया था और फिर मैंने अमन से उसकी बेटी मांगी ताकि तुम्हें ये सदमा न लगे। मैंने तुमसे झूठ कहा कि वो हमारी बेटी है और इसी तरह मन्नत हमारे जीवन में आई। सिया यह सुनकर एकदम सुन रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक गई हो। राम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो सिया। मैं जानता हूँ कि यह सच तुम्हारे लिए बहुत भारी है, लेकिन मैंने सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। अब हम दोनों मिलकर मन्नत को वापस लाएंगे। तुम बस मेरा साथ दो। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। राम घबरा गया। सिया प्लीज कुछ तो बोलो। तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? मगर सिया चुप रही। राम और घबरा गया। सिया प्लीज ऐसे चुप मत रहो। मुझे तुम्हारी चुप्पी से डर लग रहा है। सिया ने धीरे से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। इस सुनते ही राम चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा डिस्चार्ज के लिए तैयारी करवा देता हूँ, और वहाँ से निकल गया। जैसे ही राम बाहर निकला, अमन तेजी से उसके पास आया और बोला, बॉस, ये देखो, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। किसी ने मीडिया को लीक कर दिया है कि मन्नत सूर्यवंशम खानदान की बेटी नहीं है। हर जगह बस यही न्यूज चल रही है। पूरी दुनिया को अब यह सच पता चल चुका है। राम ने मोबाइल लिया और देखा। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ यही हेडलाइन थी, मन्नत सूर्यवंशम नहीं है बल्कि किसी और की बेटी है। राम ने सिर पकड़ लिया और वहीं धम से बेंच पर बैठ गया। अमन उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ा।